हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे डिजिटल एजुकेशन चैनल पे। मैं निहारिका आज उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया में जो भी डिसोनेंस हो रहे हैं उसके कारण के साथ। बेंच ने इशू किया सेंटर को नोटिस। पेटिशनर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सरकार कर नहीं रही है पालन। पेटिशनर आरोप है कि सरकार पे कि वह सिलेक्शन कमेटी सीजीआई को आखिर क्यों नहीं कर रही है शामिल। आरोप यह भी है कि सरकार सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट जा रही है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस लीडर जय ठाकुर और संजय नारायण राव मेश्राम धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा के और उनके एडवोकेट गोपाल सिंह अप्रोच कर रहे हैं एपेक्स कोर्ट, और उनका कहना है कि सरकार सीईसी और ईसी के अपॉइंटमेंट में सीजीआई को क्यों नहीं कर रहे हैं शामिल। जय ठाकुर ने यह भी कहा कि फ्री और फेयर इलेक्शन के सिद्धांत को कर रहे हैं वॉलेट। इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म जैसा कुछ नहीं बचा है इलेक्शन कमीशन का। आखिर क्या है मामला? आपको बता दें कि यह मामला सीईसी और ईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया से है। दरअसल 2015 को पीआईएल लगाया गया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसा लगाया गया था। तब जोसेफ जी जो थे यहाँ पर बेंच के हेड थे, उन्होंने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो ये अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसलिए इसको 2018 में लार्ज बेंच को फॉरवर्ड कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये जो लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि ये वायलेशन हो रही है, ठीक है ना। ये मार्च में 2023 में इन्होंने इसके ऊपर वर्डिक्ट दिया कि आपको जो है इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवाना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ आपको फ्री और फेयर इलेक्शन भी कराना बहुत जरूरी है। द सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी करना बहुत जरूरी है। याद रखिए कि संविधान में हमारा डेमोक्रेसी लिखा हुआ है, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, और लोकतंत्र का मतलब होता है कि हम जो चुन रहे हैं वो हमारे मतलब जो लोग हैं, यहाँ के भारत के लोग हैं, वह अपने पसंद के ही जो है किंग उसको बना सकते हैं। यानी कि हमारे किंग जैसा कोई प्रक्रिया नहीं है, पर प्रधानमंत्री है या एमएलएज है तो उनको जो चुना जाता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, वो डायरेक्ट चुना जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंस दिया कि आपको डेमोक्रेसी का जो है उस पर महत्वपूर्ण विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मेंशन किया कि सेवरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, आप यहाँ देख पाएंगे कि सेवरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देखिए कि लोकपाल है ना, और सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इन सभी प्रक्रियाओं में जो इनका जो सिलेक्शन कमेटी होता है, सिलेक्शन कमेटी जो होता है उसमें सीजीआई शामिल है, ठीक है। जैसे कि सीबीआई में क्या है, सीबीआई को अपॉइंटमेंट करने के लिए कमेटी होती है जिसमें पीएम, अपोजिशन लीडर और साथ में कौन होगा, सीजीआई होगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का नोट जो है इनके रिकमेंडेशन, यानी ये दो समितियां हैं, दिनेश गोस्वामी कमेटी जो कि एक इलेक्टोरल रिफॉर्मर थे 1990 के, साथ में जो लॉ कमीशन 255वां रिपोर्ट जो आया था इलेक्टोरल रिफॉर्म का 2015 का, इन दोनों ने ही एम्फसाइज किया था कि एक ऐसा कमेटी बनाया जाए जिसमें कौन कौन होना चाहिए, पीएम होना चाहिए, ठीक है, सीजीआई होना चाहिए, और क्या होना चाहिए यहाँ पे, अपोजिशन लीडर भी होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ये पॉइंट लिखा हुआ है, पीएम होना चाहिए, सीजीआई होना चाहिए और अपोजिशन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट यूजिंग आर्टिकल नंबर 142 यानी कि आर्टिकल नंबर 142 का इस्तेमाल करते हुए कहा कि देखिए ये जो 142 होता है ना, ये सुप्रीम कोर्ट जब अपना कंप्लीट जस्टिस देती है तब ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कहा गया है
उसमें मतलब इन्होंने कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर, सीजीआई एंड लीडर अपोजिशन लीडर होना चाहिए। ठीक है, तब तक अगर आप देखा जाए तो उस समय सरकार ने कोई ऐसा लॉ पारित नहीं किया था। साल में भी ये पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा था कि ये बताइए इनका मतलब चुनने की प्रक्रिया क्या है। तो इन्होंने यानी सरकार की तरफ से ये जवाब था कि हम इसके लिए कोई एक्चुअल प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं कि जो भी सेक्रेटरीज होते हैं, जो स्पेशली जो आईएएस या आईपीएस लेवल के होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, हम उन्हें ही एक लिस्टिंग करके उसमें से चुन लेते हैं। और इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसमें से पीएम होंगे, अपोजिशन लीडर होगा, है ना, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा जिसे हम अपॉइंट करते हैं। तो मार्च के वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि क्यों ना, जैसे कि सीबीआई और हाई कोर्ट, वो क्या नाम है इनका, ह्यूमन राइट कमीशन है या एनएचआरसी है, तो इन लोग भी तो सीजीआई शामिल रहते हैं। तो क्यों ना आप इस प्रक्रिया में, इस पूरी प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को शामिल करिए। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो द पिटीशन सेड द एक्ट एक्सक्लूड द चीफ जस्टिस। तो यही पिटीशन लगाया गया जय ठाकुर के द्वारा कि जब चीफ जस्टिस ने कहा था कि इस पूरी प्रक्रिया में आप सीजीआई को शामिल करिए, यानी सीजीआई ऑफ द इंडिया फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ईसीआई। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने कहना है कि ये मार्च 2023 का वायलेशन कर रहा है एंड वर्डिक्ट ऑफ टॉप कोर्ट। इसके अलावा उन्होंने ये भी इनके सामने, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने नज़र में लाया कि इन्होंने बिल्कुल ही सीजीआई को बाहर कर दिया है। और इनका जो पिटीशन लगा है वो आर्टिकल, मतलब सेक्शन नंबर 7 और 8 के ऊपर है, जो कि पूरी प्रक्रिया है अपॉइंटमेंट ऑफ ईसीआई के लिए। थोड़ा सा ये पॉइंट याद करिएगा कि कभी भी पूछ सकता है यूपीएससी में कि मतलब इसका सेक्शन नंबर कौन सा है। तो सेक्शन नंबर 7 और 8 नंबर का जो है इसमें बता रहा है कि ईसीआई के मेंबर का अपॉइंटमेंट से संदर्भ में। ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट तो मैंने बता दिया कि सिलेक्शन है। अब ये एक्चुअल में हुआ क्या था कि सरकार ने हाल ही में जो है प्रेसिडेंट ने, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा बिल पारित किया गया, किसके संदर्भ में, ईसीआई के संदर्भ में, कि कैसे इनका चुनाव होगा। और प्रेसिडेंट ने 28 दिसंबर को इसको क्या कर दिया, पारित कर दिया। इसीलिए पिटीशन आया है कि भाई इसकी चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें सीजीआई के बारे में तो कहा ही नहीं। इस पूरे बिल में एक्चुअल में है क्या, तो अब देखिए, द बिल रिप्लेस द इलेक्शन कमीशन कंडीशन। सबसे पहले पहला जो बिल था ना हमारा 1991 का जो एक्ट था, उसको ये रिपील कर दिया। जाहिर सी बात है कि कोई भी एक्ट आएगा तो पिछला वाला रिपील कर देगा। ठीक है, और जो कि ये एक्ट अगर पूछ ले तो याद रखना, इट एड्रेस द अपॉइंटमेंट सैलरी एंड रिमूवल ऑफ द सीईसी। यानी कि इसमें क्या देखा जाएगा, उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में, उसकी सैलरी, उसके रिमूवल के बारे में देखा जाता था। तो अब पूरी प्रक्रिया कैसे होती है देखिए। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमिश्नर है वो अपॉइंट करता है कौन, प्रेसिडेंट, जो कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट का पावर जो होगा प्रेसिडेंट की। याद रखिए कि इनका साफ साफ लिखा हुआ है कि संविधान में कि प्रेसिडेंट ही चुनेगा। ठीक है ना, बट सिलेक्शन कमेटी के बारे में संविधान में नहीं लिखा हुआ है। याद रखिएगा, यूपीएससी के क्वेश्चन या एमपीपीएससी के क्वेश्चन में साफ साफ एक लफ्जों में लिख देता है ये संविधान में है या नहीं। तो सिलेक्शन कमेटी के बारे में संविधान में नहीं बताया गया है। ठीक है, किनके बारे में बताया गया है, प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है हमारा अपॉइंटमेंट करता है किसका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर का। ठीक है, तो इस सिलेक्शन कमेटी में क्या किया है सरकार ने, जो अभी जो हाल ही में बिल पारित किया है उन्होंने, तो क्या किया, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रखा है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रखा है एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन या फिर लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। एग्जाम में पूछ देगा अभी, क्योंकि ये वर्डिक्ट चल रही है, कब तक आएगी ना जाने, आपके एग्जाम में भले ही ये पूछ दे क्योंकि ये बिल पारित हो चुका है। तो अच्छे से याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड द लार्जेस्ट अपोजिशन लीडर पार्टी ऑफ द लोकसभा। इसमें एक और पॉइंट जोड़ा गया है, रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी विल बी वैलिड इवन व्हेन देयर इज अ वैकेंसी इन द कमिटी। कहने का मतलब कि अगर सिलेक्शन कमिटी ने कोई रिकमेंडेशन दे दी है, उस दौरान में अगर कोई भी व्यक्ति, मान लो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर वहां उपस्थित नहीं थे या फिर लोकसभा के ओपोजिशन नहीं थे, तो तभी इनकी रिकमेंडेशन वैलिड मानी जाएगी। मैंने पहले भी बता दिया, पहले भी वही करते थे। सेक्रेटरी लेवल का जो होगा या उसके इक्विवेलेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पद पे, यानी केंद्र के जो सेक्रेटरीज होते हैं उसके जैसा या उसके इक्विवेलेंट कोई होगा तो उसको उस पद पे बैठा दिया जाएगा। इसके अलावा चेंज इन सैलरी, तो द सैलरी एंड द कंडीशन ऑफ सीईसी ईसी विल बी इक्विवेलेंट टू दैट कैबिनेट सेक्रेटरी। याद रखिएगा, इससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट के बराबर था। किसके बराबर था, सुप्रीम कोर्ट के बराबर था, अब हो गया है कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर। ठीक है, यहाँ पे ये चेंज मेंशन किया जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रिमूवल की बात हो रही है, रिमूवल प्रोसेस, द बिल रिटेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल नंबर 324 का 5 दैट अलाउ सीईसी टू बी रिमूव लाइक अ सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो है कि भाई देखिए,
कोई भी ना जैसे हटाया जाता है, मान लो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमिश्नर है, ऐसा कुछ कार्य हो गया इनसे, तो इनको इनके पद से हटाया जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट जैसा ही होगा, पहले भी वैसा ही था, अभी भी वैसा, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन फॉर सीईसी क्या दिया गया, ये चीज़ पहले नहीं था। बिल सेफगार्ड सीईसी फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग, क्या चीज़ बोल रहा है, लीगल प्रोसीडिंग, मतलब कि अगर वो पद पे बैठे हैं और उन्होंने कोई ऐसा एक्शन कर दिया है ना, तो उनके अगेंस्ट सील्ड प्रोवाइड कर रहा है ये एक्ट कि उनके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा। क्या होगा, नो लीगल एक्शन टेकन अगेंस्ट सीईसी और ईसी, कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा, ठीक है। कब तक, ड्यूरिंग देयर टेन्योर। द अमेंडमेंट एम टू सील द ऑफिस, बस बता दिया मैंने कि इसमें यही है। अगला है, अब ये तो मैंने बता दिया इस पूरी प्रक्रिया में क्या था। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द इलेक्शन कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25 जनवरी, यानी 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इनकी गोल्डन जुबली कभी पूछ लिया जाए तो याद रखें 2001 में है। ओरिजिनली द कमीशन हैड ओनली चीफ, याद रखना कि जब ये बना था तब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। फिर 1989 यानी 16 अक्टूबर 1989 को ये डबल मेंबर बॉडी बना। अगेन 1990 में इसको सिंगल मेंबर बॉडी किया गया और फिर इसको 1993 में लास्टली जो है 3 मेंबर बॉडी किया गया, ठीक है। पर याद रखेंगे कि जो ये 1, 2, 3 जो होगा ना, ये फिक्स्ड कौन करेगा, ये संविधान में लिखा है बाय द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट की बात करें, द प्रेसिडेंट अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, दे हैव टेन्योर 6 अप टू 65 ईयर, यानी कि इनका अपॉइंटमेंट 6 से लेकर 65 वर्ष के लिए होगा, जो भी पहले हो, विचएवर इज अर्लियर। एंड द कमीशन कैन रिमूव फ्रॉम ऑफिस लाइक अ मैनर ऑन द ग्राउंड, मतलब इनकी रिमूवल मैंने पहले ही बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट को जैसा हटाया जाता है वैसा इनको भी हटाया जाएगा। देखिए ये दे कैन रिजाइन एनी टाइम और कैन बी आल्सो बी रिमूव बिफोर द एक्सपायरी टर्म, कभी भी चाहे तो ये रिजाइन करके जा सकते हैं। सीसी कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट, मैंने पहले भी बता दिया है। एनी अदर ईसी कैन नॉट बी रिमूव एक्सेप्ट रिकमेंडेशन ऑफ सीसी, तो इलेक्शन कमिश्नर को तब तक नहीं हटा सकते जब तक आप रिकमेंडेशन सीसी से नहीं कर लेते। अच्छा, रेजिग्नेशन ये किसको देके जाते हैं, सीईसी और ईसी, ये दोनों रेजिग्नेशन देकर जाते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद वर्तमान में अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ठीक है। तो देख लीजिए स्क्रीन पर, राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वर्तमान में, और 2 मेंबर्स की फोटोज आप देख पा रहे हैं, श्री अनूप चंद्र पांडे इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे हैं अरुण गोयल, ठीक है। ये वर्तमान का है, 2023 का ऑफिशियल साइट से निकाला गया है, ठीक है। अगर इसके साथ ही मैं लेती हूँ आप सभी से अलविदा। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और जो भी कमेंट है उसको आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।